जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसडीएम ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के पूरे किताब से वन शॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। यह आपका चौथा क्लास है जिसमें हम लोग टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं, और यहाँ से आपके बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में हूबहू जो है 10 से 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब आपकी यह क्लास होने वाली है। इससे के पहले के 3 क्लास को आपने नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिएगा माँ सरस्वती की जय। तो आज के क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से सुनिएगा, क्योंकि जितने सारे प्रश्न हैं वो सभी के सभी आपके वीवीआई प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है कौन से युग की सभ्यता मानी जाती है, लौह युग या फिर कांस्य युग। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता में लोहा तो था ही नहीं, लोहा का खोज हुआ ही नहीं था, तो लौह युग था यहाँ पे इसका आंसर होगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कांस्य युग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कांस्य युग हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या आता था, तो टीना और तांबा मिलाकर कांसा बनाना आता था, और कांसा के बहुत सारे हथियार बनाते थे, औजार बनाते थे। इसीलिए यहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, तो कांस्य युगीन सभ्यता या फिर कांस्य युग का सभ्यता यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या फिर हड़प्पा सभ्यता, उसी का दूसरा नाम है, उसमें जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक विशाल स्नानागार मिला है, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और मोहनजोदड़ो जो है क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल नगर भी है। सबसे विशाल नगर पूछे तो मोहनजोदड़ो है, और सबसे विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर की, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। अभी हमने बताया इससे पहले कि सबसे विशाल स्नानागार सबसे विशाल नगर से मिला है, और विशाल नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही गौर से सुनिएगा, जितने सारे प्रश्न हैं अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पे एक और प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, लोथल को जो है बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, लोथल से जो कहाँ मिला, क्या मिला है, तो बंदरगाह मिला है। ठीक है, ये भी काफ़ी वीवीआई प्रश्न है कि लोथल जो है, लोथल से क्या मिला है, तो बंदरगाह मिला है। अच्छा, लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है ना, ये भी आपसे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, हड़प्पा जो है रावी नदी, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इस सभी प्रश्नों को याद रखिएगा, जितना हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं यहाँ से ये प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर की, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है। जो प्रयाग प्रशस्ति है वह जो है किसकी रचना है, कालिदास की, बाणभट्ट की, हरिसेन की या फिर पतंजलि की। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वह हरिसेन की रचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जितने सारे पुस्तक है और उसके लेखक है उसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कहीं से नोट आउट कर लीजिएगा, कहीं से नहीं, बल्कि इसी चैनल पे उसके लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो बना दिया है। ठीक है, शॉर्ट क्लास में एक शॉर्ट वीडियो है, जाकर देखिएगा इसी चैनल के शॉर्ट फीड में। वहाँ पे जो आपके जितने सारे पुस्तक है प्राचीन काल में, मध्यकालीन भारत में या फिर आधुनिक काल के जितने सारे पुस्तक को किसने लिखा है, वो सारी चीज़ें हमने शॉर्ट वीडियो में दे दिया है। वहाँ से सभी पुस्तकों को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, यहाँ तक कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। ठीक है, तो वहाँ से सभी प्रश्न पुस्तक और उसके लेखक को याद कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है या फिर स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या फिर अंग्रेज का काल। अंग्रेज का काल होगा नहीं, मुगल काल होगा नहीं, और मौर्य काल के तो यहाँ पे अभी शुरुआत हुई थी, तो ये भी होगा नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त काल को ही स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, गुप्त वंश के संस्थापक, तो गुप्त वंश के आपके जो संस्थापक थे वो थे आपके कौन, तो श्री गुप्त कौन थे, श्री गुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जान लीजिए मौर्य काल के या फिर मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक
चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्त वंश के श्रीगुप्त मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो बाबर था। कौन था? बाबर था यहाँ पे, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, जितने सारे प्रश्न एक्स्ट्रा बता रहे हैं सबको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कनिष्क का राज्यारोहण जो है कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कनिष्क का राज्यारोहण जो है 18वीं ईस्वी में हुआ था। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न यह पूछा जा चुका है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 7 नंबर, महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो बच्चा को मालूम है कि महाभारत जो है 18 दिनों तक युद्ध हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, तो महाभारत जो है युद्ध जो है किसने जीता था? कौरवों ने या फिर पांडवों ने? महाभारत का युद्ध किसने जीता था? कौरव या फिर पांडव? महाभारत युद्ध किसने जीता था जी? तो कौरव नहीं जीता था, कौरव हार गए थे। कौन जीते थे? तो पांडव जीते थे, है ना। ऑप्शन यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछता है कि महाभारत युद्ध जो है कितने दिनों तक लड़ा गया था? 18 दिनों तक। किसने जीता था? पांडव ने। कौन हारे थे? तो कौरव, ठीक है। ये सभी प्रश्न पूछता है। चलिए, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? 4, 6, 8 या फिर 9? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 प्रकार के विवाहों के नाम भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि यह प्रश्न जो है आपके सब्जेक्टिव में भी पूछता है, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है कि 8 प्रकार के विवाहों का नाम लिखे या फिर किसी 4 विवाहों का नाम लिखे। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? तो याद करना पड़ेगा वो 8 प्रकार के विवाह कौन से हैं, ठीक है। चलिए, उसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा पुत्र पितामह भीष्म को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भीष्म कहिए या फिर पितामह भीष्म कहिए, ठीक है। अच्छा, शकुनी कौन था जी? शकुनी पांचों पांडवों के कहते हैं मामा था, ठीक है। इसी के चलते महाभारत होता है यहाँ पे। सबसे यहाँ पे बोलते हैं दोगलाखोर या फिर चालुकी, यही था, ठीक है। मतलब इधर उधर का बात करना नहीं बोलता, चापलूसी करना, तो सबसे ज़्यादा यही था इसमें, है ना। चलिए, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि त्रिपिटक साहित्य से संबंधित है, ठीक है। त्रिपिटक जो है किसी से संबंधित है? त्रिपिटक मतलब पिटक मतलब टोकरी, क्या? तो टोकरी, है ना। त्रिपिटक मतलब 3 टोकरियों का समूह। 3 टोकरियों का समूह जिसमें क्या रखी जाती है? तो पुस्तक रखी जाती है, क्या? तो पुस्तक, वो पुस्तक कौन कौन सी थी? तो श्वेत पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक। इससे आप लोग को मालूम चल गया होगा कि त्रिपिटक जो है किससे संबंधित हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने समझे हैं, बौद्ध धर्म से। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 40 प्रश्न और बच्चे हैं। शुरू से लास्ट तक बनिएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपकी 15 से 10 क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल सकता है आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में। अभी तक से हमने कितने क्लास करा चुके हैं? तो 4 क्लास करा चुके हैं, जिसमें 50-50 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। अर्थात आपके अभी तक जो है 200 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप इन चारों क्लास को करते हैं तो आपका उम्मीद, विश्वास कीजिए, आपका 50 में 50 यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो इन चारों क्लासों को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। स्तूप का संबंध जो है किस धर्म से है? स्तूप जो है किससे संबंधित है? अच्छा, स्तूप का निर्माण सबसे पहले कौन करवाता है? तो अशोक सम्राट। कौन? अशोक द्वारा जो है सबसे पहले स्तूप का यहाँ पे निर्माण कराया जाता है। और अशोक किस धर्म से संबंधित था? तो वो भी आपके बौद्ध धर्म से संबंधित रहेंगे। अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लेते हैं? तो बौद्ध धर्म, ठीक है। और यहाँ पे स्तूप कौन सा धर्म से संबंधित हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? अच्छा, पार्श्वनाथ कौन थे भी? तो जैन धर्म के। कौन से धर्म के? तो जैन धर्म के आपके 23वें तीर्थंकर थे। कौन से? तो 23वें तीर्थंकर मतलब कि 23वें गुरु थे। और महावीर स्वामी आपके कौन से गुरु थे? तो 24वें गुरु थे। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन संस्थापक कौन थे जैन धर्म के? तो ऋषभदेव थे। लेकिन वास्तव में महावीर स्वामी को माना जाता है, जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर मतलब कि अंतिम गुरु थे, ठीक है। पार्श्वनाथ जो है, पार्श्वनाथ जी कितने? तो 4 सिद्धांत बनाए थे, ठीक है। जैन धर्म में 4 सिद्धांत, एक अहिंसा, एक सत्य, एक अपरिग्रह और एक असत्य ए, ठीक है। ये 4 सिद्धांत थे, जिसमें से एक नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ दिए। कौन? तो आपके महावीर स्वामी जी, ठीक है। महावीर स्वामी जो है कौन से सिद्धांत जोड़ते हैं? 5वां, तो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ देते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अल बरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? अच्छा, अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक ए हिंद, आप लोग सुने होंगे। यह जो है मोहम्मद गजनी के साथ भारत आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर की, दिल्ली के दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली? पहले राजधानी थी दिल्ली, बाद में उसने क्या किया, अपनी राजधानी दौलताबाद बना लिया। कौन? तो मोहम्मद तुगलक। कौन था? तो मोहम्मद तुगलक था। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण किस भाषा में लिखा था? ठीक है, इब्न बतूता जो है कहाँ का था? तो मोरक्को का। ठीक है, कहाँ का था? तो मोरक्को का था। तो इसकी जो यात्रा वृत्तांत है, कौन सी पुस्तक, अच्छा यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है ये बताइए। तो यात्रा वृत्तांत का इसका नाम है रहला। ठीक है, क्या नाम है इसकी यात्रा वृत्तांत का नाम? तो रहला है। ठीक है, किस भाषा में है? तो यह आपकी अरबी भाषा में है। किसकी भाषा में है? तो अरबी भाषा में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? हम्पी विजयनगर। आप लोग बिल्कुल सही सुने हैं, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हो जाएगा हम्पी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है कौन करता है? ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? आप लोग नाम सुने होंगे, हरियर और कौन था? उसका भाई था, क्या नाम था उसका? तो बुक्का। हरियर और बुक्का द्वारा, दो भाइयों के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया जाता है। कब? तो 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में। आगे यह प्रश्न आएगा। चलिए आगे प्रश्न आ ही गया है ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? तो 1336 में। अभी हमने बताया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? ठीक है, विजयनगर के जो शासक थे, जो राजा थे, वो अपने आप को क्या कहते थे? राव कहते थे, राज कहते थे, सामान कहते थे, फिर राय कहते थे। तो विजयनगर के जो राजा थे वह अपने आप को राय बोलते थे। क्या बोलते थे? राय। राजा नहीं बल्कि राय बोलते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह जो आपके विजयनगर साम्राज्य में है, हम्पी में। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। हम्पी विजयनगर साम्राज्य में प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? सबसे महान शासक जो है किसको माना जाता है? देवराय प्रथम को, कृष्णदेव राय को, अच्युत राय को, या फिर सदाशिव राय को? तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे कोई महान अगर था तो वह था आपका कृष्णदेव राय। इसको जो है सबसे ज़्यादा महानतम माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके पुस्तक का नाम क्या है? आमुक्तमाल्यवाद। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। कृष्णदेव राय के पुस्तक का नाम क्या था? तो आमुक्तमाल्यवाद था, है ना, इसके पुस्तक का नाम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक तो कृष्णदेव राय, और इसके संस्थापक तो हरियर और बुक्का, दो भाई 1336 में करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न आपके हो गए हैं। अभी मात्र 30 प्रश्न बचते हैं। लास्ट तक जो टिकेगा वही जो है एग्जाम में गर्दा मचाएगा, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ से जो है 10 से प्रश्न लिख कर देते हैं, आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्लास के साथ। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं कि जितने सारे प्रश्न आ रहे हैं वह आपके चैप्टर वाइज आ रहे हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट चैप्टर से, फिर दूसरे चैप्टर से, फिर तीसरे चैप्टर से, फिर यहाँ पे विजयनगर से अभी किए हैं लोग। उसके बाद अपना अगला चैप्टर जो आ रहा है वह आ रहा है आपके जो क्या बोलते हैं, जो विदेशी यात्री थे उनसे यह प्रश्न आ रहा है। दिख रहे हैं ना, चैप्टर वाइज सारे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, आपको विश्वास हो गया होगा कि जितने सारे प्रश्न है वो सब के सब क्या है, आपकी टोटल किताब से है, संपूर्ण बुक से है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक, है ना, वहाँ तक सभी बुक से जो है आप एक एग्जाम में, सॉरी एग्जाम पर इस क्लास में वीडियो लेकर आए, इस क्लास में ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो बहुत ही शानदार आपकी यह क्लास है ना। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की बढ़ते हैं 21 नंबर की तरफ। अगला प्रश्न है 21 नंबर की, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत में सबसे पहले कौन से यूरोपीय आए थे? तो आप सभी को याद होना चाहिए कि 1498 में जो है सबसे पहले यहाँ पे कौन आता है? तो वास्को डिगम्बा आता है। ठीक है, और समुद्री मार्ग की खोज करता है, जो कि यूरोप से आता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूरोप से। यूरोप में कौन देश है? तो पुर्तगाल से, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यूरोप क्या है? तो यूरोप आपका महादेश है। और पुर्तगाल क्या है? तो यह आपका एक वहाँ का देश है जहाँ से सबसे पहले भारत में व्यक्ति आता है, वास्को डिगम्बा। उसके बाद धीरे धीरे डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश आते हैं। और ब्रिटिश जब आता है तो लगभग 200 से 300 साल तक क्या करता है, तो अपना राज यहाँ पे स्थापित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईन ए अकबरी जो है किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने। अकबरनामा आप लोग नाम सुने होंगे, अकबरनामा यह कौन लिखता है? तो अकबरनामा जो है अबुल फजल लिखता है। और अकबरनामा जो है 3 भाग में विभक्त है। कितने भाग में? तो 3 भाग में विभक्त है। इसी का तीसरा भाग जो है आईन ए अकबरी कराता है। और आईन अकबरी जो है
पांच भाग में विभक्त है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अकबरनामा 3 भाग में और उसी का तीसरा भाग जो है आइन अकबरी कहलाता है, जो कि 5 भाग में विभक्त है। किसके द्वारा लिखा गया है तो अबुल फजल के द्वारा। इसमें किसकी जानकारी मिलती है तो अकबर की। ठीक है, ये अभी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। ठीक है, शेरशाह खास तौर पर किसके लिए जाना जाता है, बाजार नियंत्रण के लिए, भूमि सुधार के लिए, मनसबदारी के लिए, या फिर विधि नियंत्रण व्यवस्था के लिए। तो जो शेरशाह था, ठीक है, वह सबसे अच्छा जाना जाता है तो भूमि सुधार के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शेरशाह का युद्ध किसके साथ हुआ था, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि शेरशाह जो है किसको हराता है और दिल्ली की गद्दी पर राज करता है, आप लोग को कमेंट्स करके बताना है। अगला प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम जो है कौन सा मुगल सम्राट करता है। तो तंबाकू का सेवन जो है सबसे पहले कोई करता है तो वह करता है जहांगीर, जो कि ऑप्शन का हो जाएगा डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर की, दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है। दीवान ए अशरफ का मतलब क्या होता है, दीवान ए अशरफ मतलब होता है सेना विभाग का एक अध्यक्ष। क्या होता है, सेना विभाग का एक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, दिन ए इलाही किससे संबंधित हो जाता है। तो दिन ए इलाही जैसे बाबर ने धर्म की शुरुआत की थी, वैसे जो है अकबर ने जो है दिन ए इलाही की शुरुआत किया था अपने धर्म में। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दिन ए इलाही जो है अकबर से संबंधित हो जाएगा, जो कि दिन ए इलाही ने चलाया था। ठीक है, एक प्रकार के मजहब समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। अकबर के समकालीन कौन था, फरिश्ता, बदायूं, मुल्ला दाऊद या फिर मोहम्मद खां। तो अकबर के समय कौन था तो वह था आपका बदायूं नी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बदायूं जो है अकबर के समकालीन माना जाता है। अगला प्रश्न, अकबरनामा की रचना किसने किया है। अभी हमने बताया है अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। ठीक है, जिसको 3 भागों में बांटा गया था और उसका तीसरा भाग जो है आइन अकबरी कहलाता है और वह आइन अकबरी जो है 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके किसके बीच होता है तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। किसके किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। जिसमें जो है किसकी जीत होती है तो इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है। कब होती है तो 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। द्वितीय युद्ध जो है 1556 में होता है। यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था। तो ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है तो एक कब्र है जो कि इसकी पत्नी के ऊपर बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। मुमताज महल की याद में बनाया था कौन तो शाहजहां ने। ठीक है, चलिए कैप्टन हॉकिंस जो है किस मुगल शासक के दरबार में आता है। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जो है किसके समय आया था भारत में, यह जो आपके जहांगीर के समय में आता है। किसके तो जहांगीर के समय में आता है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न है 32 नंबर की, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। तहकीक ए हिंद पहले ही हमने बताया था, तहकीक ए हिंद जो है किसकी यात्रा वृत्तांत है तो अल बरूनी की यात्रा वृत्तांत है। किसकी, अल बरूनी की यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, रहला किसकी यात्रा वृत्तांत है तो इब्न बतूता की। ठीक है, तहकीक ए हिंद अल बरूनी की, और किताब उल हिंद ये भी जो है अल बरूनी की है। तहकीक ए हिंद का ही दूसरा नाम है किताब उल हिंद। ठीक है, तो दोनों पुस्तक जो है किसकी तो अल बरूनी की हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त जो है किससे संबंधित है। वारेन हेस्टिंग से, लिटन से, रिपन से या फिर कार्नवालिस से। तो जो अस्थाई बंदोबस्त है वह जो है आपके कार्नवालिस से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संथाल विद्रोह जो है कब होता है तो 1855 में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, 1857 का विद्रोह जो है किस क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर की, महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। महालवाड़ी व्यवस्था जो है किसके द्वारा लागू की गई थी तो लॉर्ड बैटिंग के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कार्नवालिस कोड कब बना था। ठीक है, कार्नवालिस कोड जो है कब बनता है, तो यह बनता है कि 1853 में। जितने सारे सन वाले क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग 10 से 15 प्रश्न जो है केवल सन वाला पूछा जाता है। 10 से 15 प्रश्न से अधिक पूछा जाता है सन वाले प्रश्न। तो सभी जितने सारे सन है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, नहीं तो हम लास्ट में आपको लेकर आएंगे रिविजन के तौर पर। जितने सारे सन वाले क्वेश्चन है उसको लास्ट में लेकर आएंगे। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हम जब सन वाला क्वेश्चन आए है ना तो उसको आप लोग अच्छे से याद कर पाए, देख लें वीडियो को। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था। तो याद होना चाहिए कि 1510 में पुर्तगाली जो है गोवा पर अधिकार कर लेते हैं, और फिर इसको 1961 में जो है आज़ाद कर लिया जाता है। कब इस पर अधिकार करते हैं, तो 1510 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है, तो 1905 में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 39वां प्रश्न है कि लखनऊ के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था। लखनऊ से पूछ रहा है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, या फिर बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, या फिर आपके नाना साहब। तो यहाँ पे जो है इसका बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। लखनऊ से जो है कौन यहाँ पे नेतृत्व करता है, तो बेगम हजरत महल करती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि जितने सारे यहाँ पे क्रांतिकारी हैं कहाँ से अपनी क्रांति का नेतृत्व करते हैं, उसके लिए भी हमने एक शॉर्ट वीडियो बना दिया है। मतलब कि 1857 में जो भी आपके क्रांतिकारी नेता थे उनका क्रांतिकारी क्षेत्र कहाँ था, मतलब कहाँ से वह शुरुआत करते हैं, उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो पर जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या फिर शॉर्ट फीड में जाकर उसमें खोज कर देख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल आपका लखनऊ से ही पूछे, आपका दिल्ली से भी पूछ सकता है, बिहार से भी पूछ सकता है, मेरठ से भी पूछ सकता है, झांसी से भी पूछ सकता है ना। तो इस सबको याद रखना जरूरी हो जाता है। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 में जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि 1857 के विद्रोह को किसने एक क्रांति कहा था। 1857 का विद्रोह केवल विद्रोह नहीं था, बल्कि आज़ादी के लिए क्या था, तो एक क्रांति था। यह बात जो है कौन कहता है, तो यह बात जो है कार्ल मार्क्स कहता है। कौन कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा कब आता है भारत। हमने पहले ही बताया शुरू में 1498 में, लेकिन यहाँ पे सब ऑप्शन वैसे ही दिया है। 1498 तो होगा, लेकिन 17 मई को। कब, 17 मई 1498 को जो है वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल से सबसे पहले भारत में आता है, समुद्री मार्ग की रास्ता की खोज करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारत में रेलवे की शुरुआत कब होती है। तो भारत में रेलवे की जो शुरुआत होती है वह आपकी 1753 में होती है। ठीक है, मुंबई से थाने तक सबसे पहले चलती है। कहाँ से, मुंबई से लेकर थाने तक सबसे पहले जो है भारत में रेल चलती है। ये भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में रेल जो है कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से थाने तक। कब चली थी, 1853 में। अच्छा, पूरे विश्व में सबसे पहले कब चली थी, तो 1825 में। कहाँ पे चली थी, तो इंग्लैंड ब्रिटेन में। ठीक है, कहाँ पे, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में चली थी। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है पाकिस्तान शब्द जो है किसने गढ़ा था, मतलब पाकिस्तान शब्द को किसने लिखा था, किसने दिया था। तो चौधरी रहमत अली जो है पाकिस्तान शब्द को देते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब होती है। तो 1885 में। सबको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, ए ओ हम के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो 1885 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा, तो ए ओ हुम के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या करा है 47 नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है किसने किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो 1930 में होती है। किसके द्वारा, तो एम डी गांधी, मतलब कि महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो यह आपके थे पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न है
कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को आने का मतलब कि उस दिन घोषणा हुआ कि आगे आगे आने वाला 15 अगस्त को 1948 में देश क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हालांकि 1947 में देश आज़ाद हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी कर रहा है, बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 जुलाई 1947 को जो है स्वतंत्रता अधिनियम बना कि इस तिथि को, इस तारीख को देश क्या हो जाएगा, तो आज़ाद हो जाएगा। इस दिन अंग्रेज जो है देश छोड़कर चले जाएंगे। यह घोषणा कब होती है, तो 18 जुलाई 1947 को होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यह आपका टॉप 50 वीवीआई का कौन सा क्लास है, तो चौथा क्लास है। इसी के पहले के 4 क्लासों को नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से जरूर कर लीजिएगा, या फिर वीडियो के इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे सर्च कीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको होगा वहाँ पे क्लास 12 हिस्ट्री टॉप 50 वीवीआई, वहाँ पे जाकर सभी क्लासों को जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर चारों क्लासों को करते हैं तो आपका टोटल कितना ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो 200। इन 200 में से 50 ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में 100% देखने को मिलेगा। चलिए अपने लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इसका उत्तर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अच्छा, इसका उत्तर में थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं। वह जो थे आपके कहाँ से थे, तो हमारे बिहार राज्य से ही थे। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे, तो बिहार राज्य से ही थे। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको कमेंट करना है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, या फिर डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर। इन चारों में से जो है कौन थे सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति, जो कि बिहार के ही थे। यह प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कमेंट्स करके जरूर बताना है। बहुत ही शानदार तरीके से आपका यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।